हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक आपने बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है, 2021 में आपको क्या क्या बायोलॉजी में पढ़ना है, तो इससे संबंधित हमारी वीडियो डल चुकी है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने वो सभी टॉपिक वो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका 2021 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक बार सिलेबस को जरूर चेक कीजिएगा। और चाहे आप CP नेट की तैयारी कर रहे हो, BHU, GS, BM, पैरामेडिकल, RUHS, BSc नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम की, यानी इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि करना चाहते हो 2021 में, तो वो सभी के लिए सिलेबस है और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन हो जाए। और आपको पता है कि हमने ये नया बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है सरस्वती बैच। इसकी आज वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो इसकी डाल चुके हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड 2 वीडियो हमारी डल चुकी। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उन वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जब आपको चीज़ें पता होगी तो आगे सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एक में हमने सेल थ्योरी के बारे में बताया और दूसरी वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, आज यहाँ पर हम बात करने वाले यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है और विद फिगर के साथ बात करेंगे। फिगर हम इसके लास्ट में लेकर आए, तो फिगर को एक बार जरूर देखिएगा। प्लांट सेल कैसी होती है और एनिमल सेल कैसी होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी हम आपको उन फिगर की सहायता से बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आशा हम आपसे यही करती हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करो। और जो स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे जल्द से जल्द हमारी लाइव क्लास फिर से चलने लगे। 1000 जैसे ही सब्सक्राइब हमारे होंगे वैसे ही हम आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। और साथ में नोटबुक जरूर उठा लेना, नोटबुक में जो भी पॉइंट हम बताएं उन्हें नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जिससे आप बाद में इनको रिवाइज कर सको। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर हम इसकी वीडियो जो PDF होती है वो लगातार डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप PDF को बार बार पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। देखो पॉइंट जब आपको सभी पता होंगे, A to Z सभी पॉइंट जब पता होंगे तभी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो पाती है। यदि आप बीच में छोड़ते हुए जाओगे, यार ये नहीं आएगा मेरे एग्जाम में, ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा यदि आप सोचोगे तो आपकी तैयारी कभी भी बेहतर नहीं होगी। हमेशा जब भी तैयारी किसी भी चीज़ की करो तो ये दिमाग में रखो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो ये दिमाग में रखो कि हाँ इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तभी आपका अच्छे से मन भी लगेगा और पढ़ने में और आपको चीज़ें बहुत जल्दी सीखोगे। तो सिर्फ दिमाग में ये रखा करो कि हाँ इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका अच्छे से मन लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य, गुड़ कह सकते हो, गुड़ ट्रू या गुड कह सकते हो उसको। और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियन का जो अर्थ है यहाँ पर वो क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब आपको पता होगा केंद्रक होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक होता है, सत्य केंद्रक कह दो चाहे सुविकसित केंद्रक। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता था, प्रोकैरियोटिक सेल में सत्य केंद्रक नहीं था, उसमें कैसा केंद्रक नहीं था, सत्य केंद्र यानी सुविकसित केंद्रक नहीं था, उसमें केंद्रक का अभाव था, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्र का ही अनुपस्थित थी। ठीक है,
तो आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक जो होता है वो सत्य केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित होता है। यानी जो भी कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं वो सभी कोशिकांग पाए जाते हैं और उसकी संरचना बिल्कुल विकसित होती है। और ये बात याद रखिए कि सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल सबसे पहले आई थी, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का विकास हुआ था। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, उसके बाद ही यूकैरियोटिक सेल बनी हुई थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार जरूर चेक करें, उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको सभी चीज आसानी से समझ में आ जाए। उसमें हमने जीवाणु के बारे में बहुत अच्छे पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है, और वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए, जो भी पॉइंट यूकैरियोटिक से संबंधित थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक, ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य केंद्रक उपस्थित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको फिगर लेकर आए हुए हैं, ठीक है। सभी उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं, सभी उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं जो होती है उन सभी में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यदि प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो जो भी निम्न कोशिकाएं, निम्न जीव होते हैं, जो निम्न छोटे छोटे जीव होते हैं उन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सभी उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं प्लस कवक, कवक भी आप कह सकती है। आपसे पूछा जाए कवक में कैसी कोशिका पाई जाती है, तो कवक जो होता है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। फंजाई जो होते हैं उनमें कैसी कोशिका होती है, तो एक प्रकार के पादप होते हैं और इनमें कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा यूकैरियोटिक के उदाहरण क्या क्या है, सभी उच्च पादप और सभी जंतु जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का यदि आकार देखा जाए, साइज उसका देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते, केवल राइबोसोम के अलावा सिर्फ राइबोसोम उसमें उपस्थित होता है, शेष एक भी कोशिकांग उसमें उपस्थित नहीं होते और बिखरा हुआ डीएनए होता है, ठीक है। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो उसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं बाकायदा, और इसलिए उसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसका आकार की बात करते हैं। तो इसके आकार कितना होता है, तो इसका जो आकार होता है वो 5 म्यू से लेकर 10 म्यू यानी कि 5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लगभग में देखा जाए तो 5 से लेकर और 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि उसका इससे कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी कोशिकाएं छोटे छोटे जीवों में पाई जाती है तो उनका आकार भी छोटा ही होगा। तो इसका आकार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये लगभग 5 म्यू से लेकर 10 म्यू तक हो सकती है। माइक्रोमीटर, म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं इसमें कोशिकांग कौन कौन से, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिनके ऊपर झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं जैसे केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदीपी जालिका, गोल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ, यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक में व्यवस्थित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्रक के अंदर यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। ये कोशिका के यानी उसके ऊपर केंद्रक आपको पता होगा डबल झिल्ली युक्त होता है और इसके अंदर ही क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। अभी हम आपको बताएं कि यूकैरियोटिक कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कहाँ पर पाया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो किस जगह पाया जाता है, तो वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है।
इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में जो इसका डीएनए होता है उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओनली डीएनए पाया जाता था, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती थी। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उसके गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, इससे आगे पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो विभाजन होता है, कोश का विभाजन देखा जाए इसमें, तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इससे संबंधित वीडियो हम जब पूरा ये चैप्टर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा, सभी कोशिकाओं को बताने के बाद हम आपको सेल साइकिल लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसी टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा जिससे आपको जानकारी बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब बात की जाए तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो मीसोसोम में होती है। मीसोसोम एक कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओनली पाया जाता है, उसी में ये क्रिया होती है। मीसोसोम जो होता है, मीसोसोम में ही श्वसन की क्रिया होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि आपसे श्वसन पूछा जाए कहाँ पर होता है श्वसन क्रिया, तो वो मीसोसोम में होती है। कहाँ पर होती है, मीसोसोम। मीसोसोम हमने आपको बताया था, जब कोई कोशिका जैसे ये है और वो कोशिका क्या होती है, वो इनफोल्ड होके अंतबलित होकर एक नई संरचना बना लेती है, तो उसे ही हम मीसोसोम कहते हैं। तो ये हमारा मीसोसोम बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ, मीसोसोम, हमने उसमें बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है जो 60S प्लस 40S से मिलकर बना होता है। इसका जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो बड़ी यूनिट इसकी 60S होती है, जबकि छोटी यूनिट इसकी देखी जाए तो वो 40S होती है। 60S प्लस 40S से ये मिलकर बना हुआ होता है। अब आप ये ना सोचिए कि 40 और 60 यहाँ पर 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो यहाँ जोड़ने की कोई वो जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 60S प्लस 40S से मिलकर 80S का निर्माण होता है राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम के बारे में हम डिटेल से आगे लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। पादप कैसी कोशिका है, पादप एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपको पता होगा सेलुलोज या तथा पेक्टिन या हेमी सेलुलोज। कभी कभार आप ऑप्शन में आपको हेमी सेलुलोज भी मिलेगा। जब हम कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम आपको सभी बताएंगे। ठीक है, तो पूछा जाए आपसे कि पादप की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज तथा पेक्टिन पदार्थों की बनी होती है। बात करते हैं पादप कोशिका में भोजन किसके रूप में संचित होता है, तो पादप कोशिका में जो भोजन होता है वो स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होता है। जनरली क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए। जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यदि बात की जाए कि जंतु कोशिका में भोजन किसके रूप में संचित होता है, तो जंतु कोशिकाएं जो होती है उनमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, यकृत जो हमारा लीवर होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं जिसे, उसी में हमारा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जब यकृत में, जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा, ग्लूकोज यानी C6H12O6, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यही ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जंतु कोशिकाओं में जो भोजन होता है वो किसके रूप में संचित होता है, तो वो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और जब मुझे जरूरत पड़ती है दोबारा कभी कभार, तो वही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में चेंज होता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसकी कोशिका होगी, इनकी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होती है वो देखो कैसी है।
तो देखिएगा चित्र को थोड़ा ध्यान से देखा, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा कोशिकांग किस जगह पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग किस जगह पाया जाता है पादप की कोशिका में। अभी हम आपको जंतु की कोशिका में दिखाएंगे कि कौन सा कोशिकांग किस जगह पाया जाता है। तो सबसे पहले पादप कोशिका को सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, केंद्रक तो सभी में विकसित होगा, सुविकसित होगा। वो भी केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी विकसित पाए जाते होते भी हैं। तो इसका ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, ये इसका है केंद्रक। क्या है इसका? ये केंद्रक। और ये केंद्र, और आपको एक बात पता हुई कि पादप में जो कोशिका होती है उसमें सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल बाल होती है, और सेल बाल के तुरंत भीतर आपकी क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये इसकी सेल बाल है जो कठोर टाइप में थोड़ा होती है। उसके जस्ट बाद जो परत होती है, जो आवरण चढ़ा होता है उसके ऊपर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक के तुरंत ही पास में, केंद्रक के तुरंत पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक के तुरंत पास में ही होता है। आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो वाला पार्ट है ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं, जो डबल झिल्ली युक्त होता है। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से लाएंगे, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके ऊपर आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो ईआर होती है, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार, एक बार राइबोसोम पाए जाते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाए जाते हैं। जो खुरदुरी होती है, जो खुरदुरी होती है, जो आरईआर जिसे कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, उसी पर क्या पाए जाते हैं? हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं, आरईआर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार है, और इसी पर हमारे राइबोसोम उपस्थित होते हुए ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। हम डिटेल से आगे आपके लिए लेकर आएंगे। ये इसका गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी तुरंत उसके अंतःप्रद्रवी जालिका के पास में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये सेंट्रल वैक्यूल्स है, और ये क्लोरोप्लास्ट है। जबकि जंतु कोशिका में आपको पता होगा हर्तलवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में हर्तलवक पाया जाता है। हर्तलवक कितने प्रकार का होता है ये हम आपको बता देंगे। ये माइक्रोट्यूबल्स है, इसके छोटे छोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट। इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? ये साइटोस्केलेटन का निर्माण होता है। साइटोस्केलेटन का निर्माण यदि आपसे पूछा जाए कैसे होता है, तो वो आपका माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लस माइक्रोफिलामेंट से मिलकर होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। और सेल वाल आपको पता चल गई, ये इसकी सेल वाल है, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये इसके परऑक्सीसोम है। तो ये किसका चित्र है? ये हमारा जो चित्र है वो प्लांट सेल का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखा जाए तो सबसे अलग क्या है ये आपको पता होगा। प्लांट सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति होती है और लवक होता है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनिमल सेल में ना तो हर्तलवक पाया जाता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ना ही उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यही अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। चलिए अब हम आपको जंतु कोशिका का दिखाते हैं। तो देखिए ये जो आगे जो आपका फिगर है वो आया है एनिमल सेल का। एनिमल जो सेल होती है वो इस प्रकार से होती है। ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसके राइबोसोम, उसी के ऊपर हमने देखो राइबोसोम की संरचना वही होती है। न्यूक्लियस के तुरंत जैसे ही जस्ट उसके पास में क्या होता है, तो उसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उसके ऊपर ही आपको क्या मिलेंगे? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? राइबोसोम के। वो भी किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, यानी आरईआर के ऊपर। किसके ऊपर? आरईआर जो होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी के ऊपर आपको राइबोसोम के कण मिलेंगे। उसके जस्ट पास में उसकी गोल्गी बॉडी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, क्योंकि सभी कोशिकाएं उपस्थित इसमें। एक फ्लैजिलम भी होता है, इसमें लाइसोसोम होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। और साइटोस्केलेटन का जो निर्माण है वो उन्हीं तीन चीज़ों से होता है। साइटोस्केलेटन इसका जो उसका निर्माण है वो माइक्रोट्यूबल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर होता है। और ये इसका न्यूक्लियस है, जिसे हम
चेंबर ऑफ सेल, कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका को जो नियंत्रित करता है, जैसे तुम्हारा माइंड को पूरा शरीर नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये चित्र था, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है, जो श्वसन की क्रिया में सहायक होती है। इनके बारे में डिटेल से हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और उस दिन हमने जो क्वेश्चन दिए थे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिए, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। उस दिन जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चनों का आंसर दिया उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। आपने कोशिश की, इसी प्रकार से लगातार कोशिश करते रहेगा। और इन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम आपके लिए संडे को लेकर आएंगे। दोनों का सिलेबस हम आपको संडे को बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।